नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होते ही हर अभिभावक सोचने लगता है कि अब एडमिशन कहाँ ले, और उससे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि कौन से स्ट्रीम में जाया जाए। पढ़ाई के लिए बच्चे यूं तो मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि मुझे ये पसंद है और ये इसी फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार का प्रेशर, अभिभावकों का प्रेशर, दोस्तों के देखा देखी में बच्चा कहीं ना कहीं गुमराह हो जाता है, भटक जाता है, और फिर ज़रूरत आन पड़ती है करियर काउंसलर की। और करियर काउंसलिंग के ज़रिए बच्चों को सही तरीके से समझाया जाता है कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है यहाँ पर कि आपके लिए यानी आपकी क्या कैपेसिटी है, आपका क्या इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात होती है कि आप सफल होंगे। मगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नसीब नहीं होता कि वो किसी करियर काउंसलर को मिले या किसी करियर काउंसलिंग के सेमिनार को अटेंड करें। इसीलिए वीएनएम ने एक कोशिश की है कि अब रोज़ाना हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। किस तरह से आप अपने बच्चों को कैसे कहाँ पर करियर में ले जाए, ऐसी कई बातों के साथ हम रोज़ाना आपसे मुलाकात करेंगे। आज हमारे साथ में जुड़े हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर जय शाह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप उनको जानते हैं ज़रूर, वो रिसर्चर के तौर पर हमारे स्टूडियो में अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, मगर आज एक करियर काउंसलर के बतौर हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों में हज़ारों बच्चों को करियर काउंसिल किए हैं और बच्चों को गुमराह होते हुए बचाया है। सही जगह पर सही सोच के साथ में बच्चे को पढ़ाई के लिए उनके ज़रिए भेजा गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे सर मैंने कहा कि करियर काउंसलिंग की ज़रूरत आन पड़ती है, तो मैंने तो थोड़ा सा ब्रीफ किया, आप बताइए थोड़ा सा डिटेल में कि करियर काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया, आपने एक बहुत बड़ा नाम भूल गए। क्या? आपने बच्चों के दोस्तों की बात किया, देखा देखी की बात किया। जी मैं हमेशा ये कहता हूँ जी कि अपने संतान की कारकिर्दी को खत्म माता पिता ही करते हैं। 70 से 80% केसों में पेरेंट्स ही बच्चों की कारकिर्दी खत्म करते हैं। जी पेरेंट्स की अपने मन में अपने जमाने की छुपी हुई महेच्छा जो होती है, छुपी हुई जो महत्वाकांक्षा होती है, छिपी हुई अपेक्षा जो होती है, जी एम्बिशन जो होती है, जी वो अपने बच्चों की कैरियर पसंद करने के टाइम पर हावी हो जाती है। साथ साथ ऐसा होता है कि मेरे बहन के बेटे ने या मेरे देवर की बेटी ने या मेरी ननंद की उसने या मेरे दोस्त की ये बेटा ने ये किया वो किया, तो मेरा बेटा क्यों नहीं कर सकता। ये मामला नहीं होना चाहिए जी अपने बेटे का इंटरेस्ट किस में है, अपने संतान का इंटरेस्ट किस में है, उसकी हॉबी किस में है, वो ही उनकी कैरियर बननी चाहिए। आज आपको मालूम है सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जी इसके पीछे का रीजन मैं पेरेंट्स तक जाता हूं। पेरेंट्स बच्चों की लाइन गलत सिलेक्ट करवाते हैं, बच्चे जाते हैं नामर्जी से जाते हैं, इंटरेस्ट के बगैर जाते हैं, और अल्टीमेटली बच्चे को फिर क्या है कि एक बार पढ़ तो लिया, फिर जॉब करना हो या बिजनेस करना हो तो वही लाइन में करना पड़ेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट वैसे होता नहीं है, उसकी वो हॉबी नहीं होती है, और वो उनकी कैरियर बनती है। तो वो कैरियर उनके हिसाब से फिर क्या है कि उसको मेंटल टेंशन रहता है, न वो परिवार को सुख दे सकता है, न वो समाज को सुख दे सकता है, न राष्ट्र को दे सकता है। जी तो ये कैरियर का जो सिलेक्शन जो है वो बहुत मायने रखता है। कैरियर सिलेक्शन करने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि 10वीं के बाद कैरियर सिलेक्शन करनी होती है सब्जेक्ट से। जो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है नई जब आएगी तब 8वीं के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस आएगा, वो अलग बात है। वो कब आएगी वो अभी टाइम है। तो अभी की बात, अभी करंट सिनेरियो में देखें तो 10वीं के बाद हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है या ह्यूमैनिटीज में जाना है, कौन सी लाइन में जाना है, 10th के बाद सिलेक्ट करना है। 10th तक तो हम साइंस, मैथ्स, एसएस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, गुजराती पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। लैंग्वेज हमें यह देखना है कि बच्चों को इंटरेस्ट किस में है। जी शायद बहुत कम पेरेंट्स को मालूम है कि 10th के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहिए। बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो मैं डीएमआईटी टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो फिंगरप्रिंट से लेते हैं, जो हर एक रोड पे
डीएमआईटी टेस्ट की हथड़ियां खुली हुई है। मैं उस प्रकार का टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात कर रहा हूं जो साइंटिफिक वे से किया हुआ है, जिसका इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है और एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो टेस्ट कंडक्ट करता है, वो टेस्ट की बात करता हूं। मगर उसमें टेस्ट जो होता है वो कैसे, यानी कुछ सवाल किए जाते हैं, कुछ आपको यानी कुछ एग्जाम पेपर की तरह पेपर दिया जाता है, कैसे होता है? नहीं, वो एमसीक्यू टाइप होता है। एमसीक्यू टाइप, और उसमें कुछ तैयारी नहीं करनी होती, जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है वो ही उसमें आना चाहिए। तो जो से मैं बस बताऊं कि मार्ग काउंसलिंग सेंटर एमएस यूनिवर्सिटी में है, वहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। उसमें 6 टेस्ट लिए जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में उसको इंटरेस्ट टेस्ट है, हॉबी टेस्ट है, आईक्यू, सब मिला करके एक कॉम्पोजिट पैकेज है। अगर आप सही तरह से उस टेस्ट को दिया तो उसकी वैलिडिटी करीब 95 से 98% है। अगर उसके हिसाब से कैरियर डिसाइड कर दिया तो आप कभी भी अपने कैरियर में निष्फल नहीं होंगे उसके हिसाब से। मैं मेरा खुद का एक एग्जांपल बताऊं जी। मेरे बेटे को जेनेटिक इंजीनियरिंग करना था। 10th के बाद हमने उसको एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया, उसका एप्टीट्यूड 0 आया। उसमें उसको पेंटिंग नहीं आती थी, बहुत बहुत खराब थी पेंटिंग उसकी, उसका हैंडराइटिंग भी बहुत खराब था जी। और एप्टीट्यूड बता रहा था आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड फाइन आर्ट्स। ओके। बीइंग ए सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे भी ताज्जुब हुआ कि ये एप्टीट्यूड ये बता रहा है, और दूसरा एक बता रहा था मरीन इंजीनियरिंग कुछ बता रहा था। तो फिर उसने आर्किटेक्चर लाइन सिलेक्ट किया कि उसका मैथ्स बहुत अच्छा था। वो उस टाइम पर AI-EEE होती थी, नाटा नहीं थी उस टाइम पर, तो AI-EEE और नाटा थी, वो दे करके वो 35th रैंक आई थी उसकी उस टाइम पर। तो मतलब एप्टीट्यूड सही निकला, सही, बिल्कुल सही निकला। और फिर जब वो आर्किटेक्चर करके निकला तो लास्ट सेमेस्टर में उसने सस्टेनेबल टॉल बिल्डिंग का डिसर्टेशन किया। जो उसको एक प्रोजेक्ट करना होता है लास्ट सेम में आर्किटेक्चर में। एक सेम एक्स्ट्रा लिए, 1 साल हमने खराब किया। वैसे आर्किटेक्चर का ग्रेजुएशन में 5 साल है, उसको 6 साल लगा। उसने 72 स्टोरी बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट सबमिट किया। वो छोटा सा प्रोजेक्ट सबमिट करके डिग्री ले सकता था, लेकिन नहीं, उसको एक पैशन था उसके, मतलब वो आर्किटेक्चर उसका पैशन हो गया। उसके बाद उसने अभी IIT में प्लानिंग कर रहा है, इंडिया में गेट में फर्स्ट आया जी। तो ये मैं ये बता रहा हूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से निकल के, क्योंकि मुझे जब उसने 11th किया ना, 11th 12th किया, उस केमिस्ट्री में बहुत वीक था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी बहुत वीक थी। मैंने बोला जो हमने डिसीजन लिया वो सही लिया कि वो आर्किटेक्चर में जाएगा। तो ये बात है। मैं काउंसलिंग का एक किस्सा बताता हूं। मेरे पास एक लड़की आई थी जी। 10th के बाद, उनके पेरेंट को हमने एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया। एप्टीट्यूड टेस्ट में उसकी एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड हॉबी ह्यूमैनिटीज में निकला। ओके। पेरेंट्स बोले हमें तो उसको डॉक्टर ही करना है, क्योंकि मेरे बड़े भाई की बेटी मेडिकल में है, मेरी साली का बेटा भी मेडिकल में है, तो हमें तो उसके डॉक्टर, क्योंकि उसके 10th में 90+ % थे। ओके। परसेंटाइल नहीं, परसेंटेज थे। तो पेरेंट्स की होप भी बढ़ जाती है कि इतना सारा मेडिकल में तो मेडिकल में भेज दो। और वैसे भी पेरेंट्स की मेंटालिटी की 95 से ज्यादा है तो मेडिकल, 80-85 से आसपास आया तो इंजीनियरिंग, 70 के आसपास आया तो कॉमर्स, और जब 60 से कम आया कहीं नहीं मिला तो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। ये अपनी मेंटालिटी है। जी जी। तो उसने ह्यूमैनिटीज आता था, 0 एप्टीट्यूड था साइंस में। साइंस में एडमिशन लिया 11th में, फेल हुई 11th में, फर्स्ट सेम में। सेकंड सेम में भी फेल हुई। फिर वो वापस मेरे पास आए कि क्या करना है। मैंने बोला अभी लेट नहीं हुआ है, अगर आप 1 साल खराब करने के लिए तैयार, तो 12th में पास। ने बोला हाँ हमने देख लिया, वो 12th क्लियर नहीं कर पाएगी। बोला साल खराब करने के लिए तैयार हो, ह्यूमैनिटीज का एप्टीट्यूड है, 11th ह्यूमैनिटीज में रख लो। फिर उसने 11th में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस लेकर के 11th 12th किया। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी रैंक के साथ BA साइकोलॉजी किया, और आज वो क्लिनिकल काउंसलर है। क्या बात है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट इतना परफेक्ट आता है। तो 10th के बाद लाइन जब सिलेक्ट करनी होती है ना, तो एज ए काउंसलर मैं एडवाइस करता हूं कि पहले एप्टीट्यूड टेस्ट करो। जी। गुजरात सरकार ने 2 साल पहले एक प्रयोग किया था जी। कि 10th के एग्जाम के बाद अपने मोबाइल से रजिस्टर्ड करके वहां पर एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट लेते थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो टेस्ट पेरेंट्स से खुद मोबाइल जाकर के लेकर के टेस्ट दे के आते थे, बच्चे को नहीं जाता, उसकी सीरियसनेस नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। प्रयोग किया था, काफी हद तक एक्सपेरिमेंट सफल था, लेकिन
पेरेंट्स को उसको कैसे किया जाना चाहिए। कई बार तो गाँव में तो स्कूल में जो क्लार्क थे ना, वही नंबर अलग अलग नंबर में रजिस्टर करके वही टेस्ट कर देते थे। ओके। दे देते थे, तो उसका वजूद नहीं रहा, फिर नहीं किया। जी जी। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट इतना पावरफुल टूल है जिसको पेरेंट्स को यूज करना चाहिए। ये एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हुई, मगर जब अब करियर काउंसलिंग के वहाँ जाते हैं बच्चों को लेकर, पेरेंट्स नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं जाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान रखें कि हाँ इसे इसी करियर में भेजना चाहिए, इसी क्षेत्र में भेजना चाहिए? उसके लिए 2-4 पॉइंट बताता हूँ जी। पहली बात, आप 12th के बाद देखो, अभी ये स्पेशलाइजेशन का जमाना है, जी, तो अकेले बैचलर से तो कुछ नहीं होगा, मास्टर करना पड़ेगा। जी जी। तो 5 या 6, अगर इंजीनियरिंग करते हो 4+2 6 ईयर्स, अगर कॉमर्स आर्ट्स करते हो तो 3+2 5 ईयर्स। तो 6 साल तो पढ़ने के हुए, उसके बाद के 10 साल, कैरियर के 10 साल तो चाहिए हमको सेट होने में जी। तो 15 साल के बाद, आज आप 11th में जो लाइन सिलेक्ट करते हो, या 12th के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी लाइन आप सिलेक्ट करते हो कैरियर के लिए, उसमें आज से 15 साल के बाद उसकी वजूद क्या होगी, उसमें कितने पैसे मिलेंगे, उसमें कैरियर का चांसेस कितना है, उसमें हम व्यवसाय कर सकेंगे, उसमें हमें जॉब प्रोस्पेक्ट कितना होगा, वो सब हमें देखना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली कैरियर का गोल तो यही होता है कि हम कैरियर बनाने के बाद हम अच्छी से जॉब करें, अच्छा सा व्यवसाय करें और फैमिली को सस्टेन करिए। तो बेसिक है वो। बिल्कुल। तो हमें वो देखना है कि 15 साल के बाद क्या करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, दर्शकों को एक एग्जाम्पल बताता हूं। आज से 10 साल पहले फार्मेसी की बहुत डिमांड थी, बी फार्म करो, डी फार्म करो, फार्मडी करो, एक गूंज थी कि फार्मेसी करो। और अगर फार्मेसी किया तो एनआरए का कोई आकर के उन्हीं को लेके जाते थे। 20 साल पहले वैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का भी ऐसा एक सिलसिला चला था। अगर आज कोई फार्मेसी करो ना, गुजरात में लास्ट 2 साल में बहुत फार्मेसी कॉलेज बंद हो गई, क्योंकि अब फार्मेसी आने वाले 10 सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, जिस फार्मेसी कॉलेज ने सिलेबस को अपडेट किया है, उसमें ड्रग फॉर्मुलेशन, नैनो मेडिसिन, सब सब्जेक्ट करके जिसने सिलेबस को अपडेट किया है, मात्र वही चलेगी। लेकिन कितने पेरेंट्स को जब एडमिशन लेते तब मालूम होता है कि हमें सिलेबस भी देखना चाहिए। जी जी। कौन सी कॉलेज है, कौन सी जगह से करना है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी टीचिंग फैकल्टी क्या है, उसके पास लैब फैसिलिटी है कि नहीं, उसके पास लाइब्रेरी फैसिलिटी है कि नहीं, उसके पास टीचिंग फैकल्टी की परिस्थिति क्या है, वो सब कोई नहीं देखता है। नहीं। हम तो देखा देखी में कैंपस देखते हैं और बोलते हैं कि अरे 20 लाख दे के हमने तो सीट बुक करवा लिया। समाज वो क्या है कि वो, अरे ये समाज, ये बेटे की संतान की कैरियर है, समाज में अपना वजूद बताने के लिए बहुत और जगह है। पैसे का दिखावा कैरियर में मत करो। कई पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, 11th में बच्चा आता है, साइंस लेता है, बोला कि हमने तो 80 लाख देकर के सीट बुक करवा ली मेडिकल की। ये तरीका गलत है। इसलिए मैं बोलता हूं कि 70% संतानों की कैरियर खराब करने में पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है। कैरियर बनाना है तो मैंने अभी बोला कि 10 के आप फर्स्ट ईयर में आओ, 12th के बाद 15 साल के बाद कौन सी कैरियर अच्छी चलेगी वो देखना चाहिए। यही वजह है, यह एक बात जरूर कहना चाहूंगी, यही वजह है कि आज मेडिकल इतना महंगा होता जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए देकर आप बच्चों को पढ़ाते हो और फिर ऐसा सोचते हो कि करोड़ों रुपए खर्च किए हैं तो अब उसे वसूल कैसे करेंगे। वही है। और फिर अल्टीमेटली तो आता है तो कस्टमर पर ही, हमारे ऊपर चेन तो कस्टमर पे ही जाती है। बिल्कुल। जितना खर्चा किया वो तो वसूली तो होगी उसकी। बिल्कुल। तो इसलिए मेडिकल इसलिए बेहतर महंगा होता जा रहा है। जी। और फिर साथ साथ में ये बता दो, आपका इंटरेस्ट, रस, हॉबी जो है उसमें ही कैरियर बनाओ। 15 साल के बाद उसकी परिस्थिति क्या होगी वो देख लो। गूगल महाराज तो आप बहुत यूज करते हो, गूगल महाराज को पूछ लो कि आज से 10 साल के बाद परिस्थिति क्या होने वाली है, बताता है सब, तो वो देख लो। और फिर आप साथ साथ ये भी सोचो कि अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। कई बच्चे ये गलती कर जाते हैं, पेरेंट्स अपने गहने रख देते हैं, मकान रख देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और फिर अगर बच्चे की कैरियर अगर अच्छी नहीं जमी तो पूरा परिवार देवादार हो, दिवाला निकल जाता है। तो ये परिस्थिति मत लाओ। अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन भी देखो और अकॉर्डिंगली स्टडी करो। ऐसा नहीं है कि हम लाखों रुपया खर्च करेंगे तभी अच्छी शिक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताऊं, मेरे पास काउंसलिंग में आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा यूनिवर्सिटी का क्योंकि यह कैरियर काउंसलिंग का मामला है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो एक C कैटेगरी की यूनिवर्सिटी की कॉलेज थी, वहां पर एक ही बेंच पर 2 लोग बैठते थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच थी, मुझे बराबर याद है। एक को 1 लाख सालाना का पैकेज मिला, दूसरे को 12 लाख का पैकेज मिला।
ओह। एक ही बेंच पर बैठे थे, एक ही बेंच पर स्टडी किया था, एक ही टीचर ने पढ़ाया है, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़े हैं, एक ही सिलेबस में पढ़े हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर से एग्जाम दिया है। जी। यहां पर मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं काउंसलर के रूप में कि आप कोई भी सिलेबस डिसाइड करो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, सब उसकी इंजीनियरिंग हो तो 8 सेम है, ग्रेजुएशन हो तो 6 सेम है, तो 6 या 8 सेम है, पहला सेम आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में निकालो, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है, ऐसा मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, और लास्ट सेम अपने प्रोजेक्ट के लिए रखो। तो बाकी के जो बीच वाले जो 4 सेम है ना, वो 4 सेम में आप अपने कोर्स जो पढ़ रहे हो उसकी वैल्यू एडेड करो। मैं एक एग्जांपल बताऊं, फॉर एन एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जी। पहला सेम निकल गया, चलो छोड़ो, दोस्ती बनाने में, उसके यूज करने में टाइम पास कर लिया, टाइम पास किया, क्योंकि कॉलेज में नए नए आए तो जी, टाइम पास जी, कर लिया, जी। करना चाहिए, छूट है, कदाच ऐसा बहुत कम काउंसलर बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि पहले सेम में जलसा कर लो और 8वें सेम में प्रोजेक्ट करना है तो एक सेम उसके लिए छोड़ दो, आपके पास 6 सेम रहे, हर एक सेम में एक सॉफ्टवेयर, आपके पास गूगल महाराज है कि लिंडे है कि एलएनटी है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां कौन से लोगों को हायर करती है, कौन सी स्किल के साथ हायर करती है, आप वो देखो। मैकेनिकल इंजीनियर आप बनना जा रहे हो तो आपके पास ऑटोकैड का नॉलेज होना जरूरी है, आपके पास रेविट का नॉलेज होना जरूरी है, आपके पास 3D मैक्स का नॉलेज होना जरूरी है, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए क्रियो का नॉलेज जरूरी है, पाइपिंग एनालिसिस का नॉलेज जरूरी है। तो आप हर साल एक सॉफ्टवेयर सीखो। जी। सॉफ्टवेयर सीखने का बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ऑटोकैड सीखना है, ऑटोडेस्क की इंटरनेशनल एग्जाम का सर्टिफिकेट के साथ, ये जो चिला चालू पढ़ाते उसकी बात नहीं करता हूं, इंटरनेशनल एग्जाम देने का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 6 सॉफ्टवेयर सीखे हुए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सीखे हुए होंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको 10 लाख रुपया कमाने से नहीं रोक पाएगी। तो ये वैल्यू एडेड, चाहे सी कैटेगरी की कॉलेज से पढ़ो, लेकिन अपनी वैल्यू एडेड करो कोर्स में। अगर आईआईटी में से पढ़े और वैल्यू एडेड नहीं है तो शायद इतना आप नहीं कमा पाओगे जितना वो कमा पाएगा। वैल्यू एडेड बहुत अनिवार्य है। यानी बड़ी कॉलेज में पढ़ाई करके कोई मीनिंग नहीं रहता कि आपको 12 लाख या 50 लाख का पैकेज मिलेगा, जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो ये करना जरूरी है, वैल्यू एडेड। फॉर एन एग्जांपल आप सोशियोलॉजी सीख रहे हैं जी, फॉर एन एग्जांपल आप स्टैटिस्टिक्स सीख रहे हैं जी। तो सोशियोलॉजी सीख रहे हैं, अगर आपको एसपीएसएस सॉफ्टवेयर आता है, क्योंकि आपको आगे जाकर के रिसर्च मेथोडोलॉजी और फील्ड वर्क करना है, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर अगर आपको आता है और एक्सेल पर कंप्लीट कमांड है, तो आप बाहर निकलो करके साथ 50,000 रुपया पैसे मिल सकता है। अगर आप लैंग्वेजेस सीखते हो जी, और मैं लैंग्वेज पे आऊंगी और एमएस ऑफिस में वैल्यू एडेड की बात कर रहा हूं खाली, तो एमएस ऑफिस सीख लिया जी, तो वो आपके लिए जरूरी है। तो मैं वैल्यू एडेड की कोर्स बात करता हूं। तो ये वैल्यू एडेड का कोर्स ऐसे हो सकता है। तो पेरेंट्स को मेरा और स्टूडेंट्स को मेरा ये एडवाइस है कि आपकी चॉइस का इंटरेस्ट सिलेक्ट करें, जरा हट के सिलेक्ट करें। आप फर्स्ट ईयर के बाद 10 या 15 साल के बाद उसके क्या पोजीशन है वो देख ले, और अपने परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखें और वैल्यू एडेड सॉफ्टवेयर सीखें। बस इतना करो, कैरियर में आपको रुकने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही है। जैसे हम जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को अक्सर कहते रहते हैं कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन से फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो आप फील्ड रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, प्रिंट में तो आप राइटिंग रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, डेस्क पे बैठना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर लो, फिर आप उसमें अपने आप को अपडेट रखें कि कौन से सॉफ्टवेयर में एडिट होता है, किस तरह से रिपोर्टिंग होती है। अपने आइडियल भी बना के रखें आप जहाँ जहाँ भी। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आप बड़े बड़े आर्किटेक्ट को पढ़ें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अभी के अपडेशंस तो आपको पता होने ही चाहिए, मगर कोई आइडियल होना चाहिए जब आप जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आपको उनकी तरह बनने की एक चाहत हमेशा मन और मस्तिष्क में बनी रहे। आपने अभिभावकों को आप अच्छी एडवाइस दे दी कि कौन कौन सी बातों का ख्याल रखें। अब आती हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, डॉक्टर और इंजीनियर। बस यही 2 फील्ड ऐसा लगता है हमारे देश में रह गए हैं कि बच्चों को भेजना है। इसके अलावा कुछ है कि नहीं है? कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं बच्चे? आप डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा क्या किसी की जरूरत नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, ब्यूटिशियन की जरूरत पड़ती है, म्यूजिशियन की जरूरत पड़ती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, लिटरेचर की जरूरत पड़ती है। बहुत, बिल्कुल। कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? जी।
ये दो तो खाली समंदर में हुई दो मछली है। इंजीनियरिंग और मेडिकल समंदर, इतने बड़े महासागर में दो मछली है क्या? महासागर में खाली दो मछली है क्या? बहुत मछलियां हैं। मैं आज आपके दर्शकों को एक सफर कराता हूं कैरियर की। जी ह्यूमैनिटीज से शुरू करें। जी 12वीं कक्षा में आप आए, चाहे आपने कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो या ह्यूमैनिटीज लिया हो, जी ह्यूमैनिटीज के ब्रांच में, क्योंकि ये सबसे लास्ट वेटेज वाली ब्रांचेज है, तो ये ब्रांच में ऐसा है कि कोई भी 12th किया हुआ चलता है जी। ज्यादातर कॉलेजेस में। फ्यू कॉलेजेस ऐसे जिसमें साइकोलॉजी 11th-12th में किया हुआ जरूरी होता है, कई ज्यादातर जगह पर नहीं होता है। कितने पेरेंट्स को मालूम है कि साइकोलॉजी में भी ब्रांचेस है? हमारे पेरेंट्स को इंजीनियरिंग की ब्रांचेस मालूम है, गिना देंगे, सिविल, मैकेनिकल, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, ईसी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग गिना देंगे। वैसे एक छोटा कोई भी पेरेंट्स को जाकर के पूछ लो, कोई भी इनकम ग्रुप का हो, ये सारा 7, 8, 9 बता देंगे। जी हम उनको बोले कि साइकोलॉजी सब, मैं जब काउंसलिंग का सेशन लेता हूं, जब सेमिनार करता हूं, तो स्तब्ध हो जाता है ऑडियंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। साइकोलॉजी में ब्रांचेस, आपको जानकर ताज्जुब होगा। हम बड़ौदा में बैठते हैं, बड़ौदा में बैठे हैं ना, वहां पर साइकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस सिखाई जाती है हमारे महाराजा हमारी यूनिवर्सिटी में। जी तो मैं अलग अलग ब्रांचेस बताता हूं। साइकोलॉजिस्ट, बीए विथ क्लिनिकल साइकोलॉजी, बीए विथ कंज्यूमर साइकोलॉजी, बीए विथ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, बीए विथ चाइल्ड साइकोलॉजी, बीए विथ एजुकेशन साइकोलॉजी, बीए विथ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बीए विथ इंटीरियर साइकोलॉजी, बीए विथ क्रिमिनल साइकोलॉजी। ये सारी ब्रांचेस है। ये ब्रांचेस ऐसी है कि इसमें बीए करके अगर एमए कर लो, अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी किया, क्लिनिकल काउंसलर बन जाओ, आपके पास रुपया ही रुपया है। अगर लड़की है, बच्ची को अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनाया गया तो परिवार के लिए भी बहुत अच्छा बात है। मैं हमेशा ही बोलता हूं, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना और मेरे हाथ में अगर सत्ता हो तो मैं हमेशा ये कहूंगा 8th स्टैंडर्ड से साइकोलॉजी कंपलसरी करूं टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक, सभी को, चाहे मेल हो या फीमेल हो कंपलसरी करो। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगी, 3-4 घंटा काउंसलिंग कर ले, घर में ही एक रूम बना दे, काउंसलिंग करे, घर में बैठे बैठे काउंसलिंग करेगी, बहुत बढ़िया कमा के लेगी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्री में काम करेगी। क्लिनिकल साइको, तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करते कॉर्पोरेट कंपनी में, अपॉइंटमेंट के टाइम पर, प्रमोशन के टाइम पर, टीम बिल्डिंग के टाइम पर साइकोमेट्रिक टेस्टिंग सीख ले जी। बहुत रुपया है उसमें। अब तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग ऑनलाइन भी होता है। जी जी। तो ये साइकोलॉजी की ब्रांच इतनी पावरफुल है। कंज्यूमर साइकोलॉजी की आपने बात की, वो क्या है? उनको कैसे स्पेशलाइजेशन होता है? अभी कंज्यूमर साइकोलॉजी में शायद एक प्रोफेसर मारियो जेवियर करके थे, अभी तो नहीं है, खुद जल्दी चले गए। ऊपर भी जरूरत होगी शायद कंज्यूमर साइकोलॉजी की, तो शायद जल्दी चले गए। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी ऐसा होता है, जैसे आप मीडिया वाले हैं जी, टीवी में ऐड आती है, अखबारों में ऐड आती है जी। वो एड को फाइनल करने से पहले क्लिनिकल कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट ये देखता है कि ये एड की लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगी, वो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट देखता है। ऐसे कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट करते हैं और हर एक एड एजेंसी में कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, अच्छी बड़ी एजेंसी कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, बड़ी कंपनियों में कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ओके। तो ये कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट की तो बहुत बड़ी फील्ड है। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट करो, और मैंने बोला कि वैल्यू एडेड कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट के लिए 5 साल है, बीए विथ कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड एमए विथ कंज्यूमर साइकोलॉजी। उस 5 साल के दरमियान आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं, एड के, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं, वीडियो के, ऑडियो के, वो आप ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट वाला। अगर वो ये सब सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया ना, तो शायद पैसा तो बाजू पर है, स्काई इज द लिमिट। ये तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, मतलब वैल्यू एडेड का बेनिफिट है वो दिखा रहा हूं। साइकोलॉजी देखा, सोशियोलॉजी, हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, पहले साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी। कितने लोगों को ऐसा है कि सोशियोलॉजी में जाके क्या करेंगे? सोशियोलॉजी करना है, सोशियोलॉजी के बाद स्पेशलाइजेशन होता है मेडिकल सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। मैं ये सब ब्रांचेस बोलता हूँ, उसमें ज्यादातर ब्रांचेस अपने एमएस यूनिवर्सिटी में है। ओके। और उसमें कई बार 15 स्टूडेंट नहीं मिलते, तो उस साल वो बैच चलती नहीं है। क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं, हमने लोगों को शायद इंटरेस्ट नहीं है, या फिर लोगों को पता नहीं है, या फिर वो पेरेंट्स वो नहीं जानते हैं कि उनका बच्चा ये कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बीए सोशियोलॉजी की, एमए सोशियोलॉजी करने का, लेकिन उसमें मैंने बोला ना वैल्यू एडेड, तो जेरेंटोलॉजी। ओके। जेरेंटोलॉजी मतलब क्या होता है? वृद्ध लोगों के प्रश्न, उसको कैसे निपटाया जाए। ओके। बहुत बड़ा फील्ड है जेरेंटोलॉजी का। उसमें आज मैन पावर नहीं है।
ओके तो बीए सोशियोलॉजी करना है, एमए सोशियोलॉजी करना है, साथ में जेरेंटोलॉजी करना है एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में। बीए सोशियोलॉजी करो, एमए एंथ्रोपोलॉजी करो, या एमए मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी करो, या एमए मेडिकल साइंस सोशियोलॉजी करो, स्काई इज द लिमिट। उसमें साथ में सॉफ्टवेयर सीखना है। जी, ये बात याद रखना, वैल्यू एडेड हर एक में है। हर एक का तो नहीं बताऊंगा कि तो आवर्स घंटे का घंटा निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक में वैल्यू एडेड होता है कि 4-5 कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, कौन से वो हर एक कोर्स में होता है। फिर हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस। साइकोलॉजी देखा, सोशियोलॉजी दिखा, पॉलिटिकल साइंस। आप बीए विथ पॉलिटिकल साइंस करो, एमए विथ इंटरनेशनल रिलेशन, या एमए विथ पॉलिटिकल साइंस, या एमए विथ पॉलिटिकल थियरी, या एमए विथ पॉलिटिकल फिलोसफी, या एमए विथ डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। शायद कई पेरेंट्स को इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, डिप्लोमेसी क्या है और डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है वो भी नहीं मालूम होगा। लेकिन उसमें कैरियर इतनी बड़ी है कि आप बीए विथ पॉलिटिकल साइंस करो, एमए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में करो, या एमए इंटरनेशनल रिलेशन में करो, बहुत बड़ा जरा हटके आपका संतान बन के निकलेगा। जी जी। जैसे इस बार एमएस यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज पर एक बैचलर शुरू किया ओके दिस ईयर। ओके तो से बीए विथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज करो, और फिर एमए पॉलिटिकल साइंस में करो, या फिर एमए इंटरनेशनल रिलेशन में करो। डिफेंस एंड सिक्योरिटी आपने बैचलर में किया, इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर करो। अरे क्या कैलिबर हो जाएगी आपकी। बिल्कुल। सोचो जरा, और समाज तो को कितने अलग अलग तरीके के टैलेंटेड बच्चे मिलेंगे। जी। उसमें क्या है, आज हम क्या करते हैं, जब कहीं एडमिशन नहीं मिलता है तब जाकर के ह्यूमैनिटीज में जाते हैं BA और इसलिए बिल्कुल। क्वालिटी स्टूडेंट नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं, और जी। इसी वजह से गुजरात में आज अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, इसी वजह से आज गुजरात में अच्छे सोशल साइंटिस्ट नहीं है, इसी वजह से आज गुजरात में अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं है, इसी वजह से आज गुजरात में शायद रेयर ये उंगली भी ज्यादा पड़ेगी इतने जेरेंटोलॉजिस्ट है, ये उंगली ज्यादा पड़ेगी इतने एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये उंगली ज्यादा पड़ेगी इतने मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है उस फील्ड से कैसे कमा सकते हैं, वो भी मालूम नहीं है, उसमें क्या वैल्यू एडेड है वो भी मालूम नहीं है। हमने बात की और यहाँ एक मिनट, एक मैं बात रोकना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक हम लोग जितनी भी यूनिवर्सिटीज की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं सर, उसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, और एक और बात अगर हम कहें तो फिर बढ़ते हैं कि एमबीए। ठीक है, इसी को ही हाईलाइट किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी होती है तो इसी बेस पर होती है। तो ये सारे स्ट्रीम को क्यों हाईलाइट नहीं किया जाता? मेरा तो वही तो मान रहा हूँ, ये अपनी पेरेंट्स की मेंटालिटी है और उस मेंटालिटी को नहीं, कॉलेज भी कहाँ कर रहे हैं कॉलेज वाले उसको टैप करते हैं। ओके। ये मैंने अभी कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात की है आपको। फॉर द यूनिवर्सिटी पेरेंट्स आर द कंज्यूमर्स। जी। तो बोले कि आओ आपके बच्चे का 60% होगा तो भी 20 लाख दे दो, हम आपको एडमिशन दे देंगे, इंजीनियर बना देंगे बच्चों को। जी। ये कोई तरीका नहीं है इंजीनियरिंग बनाने का। सॉरी टू से, किसी यूनिवर्सिटी को मैं बदनाम करना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या उसके अलावा कोई लाइन नहीं है? जी। खाली इंजीनियर मेडिसिन करके क्या करेंगे? मगर कॉलेज को ये सारे विभाग भी तो चलाने होते हैं, तो उसको क्यों हाईलाइट नहीं करती? मेरा सवाल वो है। कौन चलाता है? यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी चलाती है? चलो बताओ मुझे। एमएस यूनिवर्सिटी वो पब्लिसिटी उसके नहीं अलग करती प्राइवेट है। यूनिवर्सिटीज की इसके बात अलावा करता हूं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एमएस यूनिवर्सिटी पब्लिसिटी नहीं करती है, इसीलिए मैं उनको नहीं गिनूंगी। मैं बात कर रही हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक या दो को छोड़कर बड़ौदा के आजू बाजू में एक ही यूनिवर्सिटी है कि जिसमें मैं बोला उनमें से 2-4-5 सभी नहीं डिपार्टमेंट है। ओके। से एक बड़ौदा के नजदीक के प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जी। नाम हम किसी का नहीं बताएंगे, काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें, किसी को अच्छा बताना किसी को बुरा बताना वो हमारा मकसद नहीं है। जी जी सर। लेकिन ये यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, लेकिन वहां पर ब्रांचेस नहीं है साइकोलॉजी की। ओके। सोशियोलॉजी है, वहां पर ब्रांचेस नहीं है सोशियोलॉजी की। पॉलिटिकल साइंस है, वहां पर पॉलिटिकल साइंस की ब्रांचेस नहीं है, न उसकी लैब है। साइकोलॉजी चलाने के लिए साइकोलॉजी की 2-3 लैब चाहिए। जी। बताओ ना कहां पर है साइकोलॉजी की लैब के साथ की फैसिलिटी वाली इंफ्रास्ट्रक्चर वाली यूनिवर्सिटी एमएस के अलावा? जी जी। कोई नहीं है। तो उसके पीछे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न इतना जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ तो एजुकेशन में बिजनेस हो चुका है, कंज्यूमर पेरेंट्स को बना दिया है, इतना रुपया देंगे एडमिशन दे देंगे, इंजीनियर बना देंगे, धंधा हो चुका है। बिल्कुल। इसलिए सब ब्रांचेस संपर्क में नहीं आ रही है। और प्राइवेट कॉलेजेस एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी करवाते हैं, और वही एक अट्रैक्शन का पार्ट बन जाती है अभिभावक और स्टूडेंट्स के लिए, और फिर ये हमारा जो गुमराह हुआ बच्चा वो वहीं पहुंच जाता है। फिर हम आते हैं लैंग्वेजेस पर। जी। मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ। जी।
माँ बाप के लिए जो बेटी होती है ना, बेटियां बहुत प्यारी हाँ होती सर, मेरा आगे का सवाल यही था हाँ। कि भाषा पर तो अगर करियर तो बनाना बेटियां है तो नहीं, कैसे? और बहुत टॉपिक में जी, जाएंगे, जी। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जी, साइकोलॉजी लिया, सोशियोलॉजी लिया, पॉलिटिकल साइंस लिया, अब आते हैं लैंग्वेजेस। लैंग्वेज पे, या तो लैंग्वेजेस पर बेटियां माता पिता को बहुत प्यारी होती है। जी बेटिया को तो फिर शादी करके ससुराल ही भेजनी होती है। जी पेरेंट्स ऐसा भी सोच रखते हैं कि उसके पास अपने हाथ में अपना खुद का कुछ पैसा होना चाहिए। आज की जनरेशन ऐसे है कि अपने पास स्वतंत्र अपना कुछ कमाई हुई होनी चाहिए, ताकि हम अपने पति के पास या ससुराल में कुछ हाथ लंबा करके पैसा नहीं मांगना पड़े। सही बात है, कोई गलत सोच नहीं है उसमें। आपने बीए विथ इंग्लिश किया, सब्सिडरी कोई भी एक लैंग्वेज रख ली, जी इधर इंडियन लैंग्वेज, तो हिंदी हो या गुजराती हो या उर्दू हो या अरेबिक हो, जी या तो फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपने एमएस में फ्रेंच, जर्मन, रशियन होता है। जी पढ़ाई इंग्लिश जाती है। रख के इंग्लिश से साथ फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश और रशियन रख लो। ऐसे आप बीए कर लो, एमए करो इंग्लिश लिटरेचर में, साथ में दूसरी लैंग्वेज रख लो। जी आप बहुत अच्छी ट्रांसलेशन सर्विसेज की जॉब व्यवसाय कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे कॉपी एडिटर, लैंग्वेज एडिटर बन सकते हैं। मैं मेरी बात बताऊं, मेरी बहुत पुस्तक नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशन हुई है। जी नेशनल इंटरनेशनल पब्लिशर जब भी पब्लिकेशन होता है तो अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, मैन्युस्क्रिप्ट को लैंग्वेज एडिट करानी पड़ती है, कंटेंट एडिट करानी पड़ती है। जैसे गुजराती में बोलते हैं ना, प्रूफ दिखना है, प्रूफ रीडिंग करना। प्रूफ रीडिंग, ये प्रूफ रीडिंग नहीं, लैंग्वेज एडिटिंग बोलते हैं उसको। अगर बीए और एमए लैंग्वेजेस में किया, मल्टीपल लैंग्वेजेस 2 या 3 लैंग्वेजेस में किया, तो वो प्रूफ रीडिंग कर सकेंगे, लैंग्वेज एडिटिंग कर सकेंगे, कॉपी एडिटिंग कर सकेंगे। मैं जब नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशन में जाता हूं तो मुझे A4 साइज का एक पेज, उसमें 300 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, वो शर्त पर 300 रुपया से 700 रुपया तक मैं पैसा देता हूं पर पेज। जी 300 to 700, मतलब एक वर्ड का 1 से 2 रुपया से 2.5 रुपया तक हुआ, 1 वर्ड का जी हुआ। मैं लैंग्वेज रीडिंग, कॉपी रीडिंग में पैसा देता हूं। जी ये बेटियां है, बीए एमए कर लिया, 12वीं के बाद, 12वीं में उनकी 18-19 साल की उम्र होगी। यानी ये घर बैठे कर सकते हैं आराम 18 और से। 5 23 साल हुआ। 23 साल के बाद उनको मार्केटिंग आना चाहिए। अब तो डिजिटल का जमाना है, अपनी एक स्मॉल वेबसाइट बना लो, फलाना.in। मैं ये बताऊं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ने मेरी पुस्तक पब्लिश किया है। मिस्टर पाइप करके था, जी। यूके में बैठा है, उसने मेरा लैंग्वेज एडिटिंग किया है। मैं आज तक उसको नहीं पहचानता। ओह उसने वेबसाइट पर मैंने मैन्युस्क्रिप्ट भेजा, मैंने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, मैन्युस्क्रिप्ट फाइनल करके उसने मुझे भेजा, मैंने वो पब्लिशर को भेजा। आज तक मैं उसको पहचानता नहीं हूं। जी टेक्नोलॉजी का यूज करिए। जी तो अगर आप 300 रुपया पकड़ के चलो, 700 मत करो। अगर आप हर रोज का 10 पेज करना, मतलब 1.5-2 घंटे का काम है। आप घर का पूरा काम करो, सास ससुर को संभालो, पति को संभालो, घर गृहस्थी संभालो, बच्चे हुए बच्चे को संभालो, बच्चे का केयर लो, उनको पढ़ाओ, बेटी को, लिए ये सब जरूरी है। साथ 2 घंटा तो अपने लिए दे सकती है। जी 10 पेज करो, 300 बाय, हम 500 600 700 की बात नहीं कर रहे, लोएस्ट की बात कर रहे हैं। तो 3000 रुपया हुआ एक दिन का। 25 दिन काम करो, चलो 5 दिन संडे हुआ, पति के साथ बाहर घूमना चाहिए, 75,000 हुआ। इंजीनियरिंग हुआ लगभग 10,000 15,000 नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। मेडिकल करके भी उसको 60,000 से ज्यादा नहीं मिलता आप सोचिए लैंग्वेजेस से आप कितना अर्न 75,000 कर सकते हैं। 25 साल की उम्र में जी आप आराम से कमा सकते हो। अगर आप साथ में ट्रांसलेशन कर लिया तो वो भी 300-400 रुपया पर पेज मिलता है। जी आज की डेट में बात करूं तो मेरे पास कितनी पुस्तक ऐसे कि जिसको इंग्लिश से गुजराती और गुजराती से इंग्लिश करने का मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैन पावर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। स्किल्ड मैन पावर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी आगे जाइए, जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा फील्ड है, और जर्नलिज्म आपने ऑलरेडी बात कर चुके, तो उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर हम जाए इकोनॉमिक्स। दर्शकों, मैंने आपको साइकोलॉजी बताया, सोशियोलॉजी बताया, पॉलिटिकल साइंस बताया, लैंग्वेजेस बताया, जर्नलिज्म बताया। अब हम जाते हैं इकोनॉमिक्स में। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा फील्ड है। इकोनॉमिक्स में भी स्पेशलाइजेशन है, जी बहुत कम लोगों को मालूम है। बीए विथ इकोनॉमिक्स, फिर मास्टर करने का स्पेशलाइजेशन के साथ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स। ताज्जुब हो रहा है ना आपको? ये सब स्पेशलाइजेशन है। जी जी बीए विथ इकोनॉमिक्स, फिर मास्टर करना है, फिर बताता हूं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। जी
और मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात आई तो मैं बताता हूँ, एमएस यूनिवर्सिटी में बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक डिपार्टमेंट चलता है, मास्टर डिग्री होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, और उसमें हर साल 5 से 7 लाख का पैकेज मिलता है यूनिवर्सिटी में, कैंपस में। ये मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जी। इकोनॉमिक्स में भी इतनी मल्टीपल ब्रांचेस है, बीए करो, एमए करो, और साथ में आपको शायद आईएएस आईपीएस का मालूम है, आईईएस का नहीं मालूम होगा। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की एक एग्जाम आती है। ओके। आईईएस में बहुत कम मैन पावर मिलता है। आईएएस के एग्जाम दे दो, आईईएस, आप यू आर इक्विवेलेंट टू आईएएस एंड आईपीएस। इट्स वेरी इजी, बहुत टफ है नहीं। अगर आपने बीकॉम और एमकॉम और एमए और बीए और एमए अगर इकोनॉमिक्स में कर लिया, बहुत अच्छा स्कोप। और उसके बाद में ये एग्जाम देनी, उसके बाद एग्जाम दे दो, आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। मैं ये सब आज बता रहा हूं, जरा हटके कोर्सेज की बात कर रहा हूं। मैं रूटीन इंजीनियरिंग मेडिकल की बात नहीं करूंगा कि वो सबको मालूम है, सबको अपने मुंह पे है जी। फिर हम जाएंगे सोशल वर्क, बीएसडब्ल्यू करो, बीएसडब्ल्यू के बाद एमएसडब्ल्यू करो, वैल्यू एडेड। एमएसडब्ल्यू के साथ साथ आपको लेबर लॉ पढ़ना है। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो लेबर लॉ करना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन करना है, एचआर करना है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर आपको एनजीओ में जाना है तो एनजीओ मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए, पीजी डिप्लोमा इन सीएसआर में करना चाहिए। तो वो एक कॉम्बिनेशन के रूप में काम करना है, ताकि ये वैल्यू एडेड के साथ आप आराम से 50,000, 70,000, 80,000 रुपया हर महीने आराम से जॉब में आराम से मिल जाएगा जी। हम आते बीकॉम पे। आपके दर्शकों को सुन के बहुत खुशी होगी, खुशी में झूम उठेंगे। सिंपली बीकॉम जी, जस्ट बीकॉम कर लो जी। बराबर है। 1 साल टैली सीख लो। एक टैली का सॉफ्टवेयर आता है अकाउंटिंग का, 6 महीना टैली का सॉफ्टवेयर सीखो, 1 साल उसके ऊपर जॉब करो, भले खाली 5,000 रुपया दे महीने का, ऑन जॉब ट्रेनिंग करो टैली का। बराबर है, तो आपको पूरा टैली आ गया। उसके बाद एक सैप है, SAP, वो ERP सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, एंटरप्राइजिंग रिसोर्स प्लानिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर आता है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में ERP सॉल्यूशन पर ही काम होता है। तो सैप सीखो। सैप में अलग अलग बहुत मॉड्यूल आते हैं। मैं अभी अकाउंट की बात करता हूं तो खाली उसके लिमिटेड, तो फीको करो, सैप फीको। आपको जानकर ताज्जुब होगा, बीकॉम किया अपने फाइनेंस में मास्टर, अरे बीकॉम कर लो या बीबीए विद फाइनेंस करो तो भी चलेगा जी। बराबर है, बीकॉम अकाउंट से करो, अकाउंटिंग ऑडिटिंग से, बीबीए फाइनेंस से करो तो भी चलेगा। और साथ साथ सैप फीको करो। 100 घंटे का कोर्स है। अच्छा। रोज का 1 घंटा निकालो तो 100 दिन में कोर्स खत्म। 3 या 4 लाख रुपया फीस है। सैप का कोर्स करना है, सैप की इंटरनेशनल एग्जाम देनी है, और सैप का कंसल्टेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपको जॉब ढूंढने नहीं जाना है, लोग आपको ढूंढेंगे। सैप का कंसल्टेंट का सर्टिफिकेट आपके पास आएगा, आपके पास से 8-10 कंपनी से ईमेल आ गई, आपके ईमेल में आए पड़े हुए होंगे कि आप यहां पर ज्वाइन हो जाओ। अगर आप हैदराबाद, बेंगलोर में जॉब करने के उत्सुक, तो भारत में सर्टिफाइड सैप कंसल्टेंट फीको के 20 लाख से पैकेज शुरू होता है। सिंपली बीकॉम, टैली एंड सैप विथ फीको, आप 20 लाख रुपया महीने का, 1.5 लाख रुपया हो गया महीने का। इंजीनियर नहीं कमा पाएगा, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं कमा पाएगा। तो आप एक जरा हटके, जरा अलग सोच के साथ कोर्स करिए। बहुत लाइनें हैं। ये तो ऐसा हो गया कि जो बीकॉम कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात बताई है कि आप कर सकते हो, अभी भी कर सकते मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, जो वैल्यू एडेड, मैं हमेशा कंटिन्यूअस प्रेशर दे रहा हूं। वैल्यू एडेड खाली पढ़ाई नहीं। बीकॉम करो तो टैली आना कंपलसरी है। आपको ऑडिट पर नॉलेज होना जरूरी है, आपको कानून का नॉलेज होना जरूरी है। बीकॉम के साथ साथ टैक्सेशन सीख लो, टैली सीख लो, 1 साल टैली का ऑन जॉब ट्रेनिंग करो, उसके बाद सैप सीखो, पहले नहीं। मैं पहले सीखने की ना बोल रहा हूं। ऑन जॉब ट्रेनिंग ले लो, टैली कैसे ऑपरेट होता है, वाउचर एंट्री से लेकर के बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट तक उसका एक्सपीरियंस लो, उसके बाद सैप फीको करो। आपको जानकर ताज्जुब होगा, सैप फीको में आज की डेट में H1 इजीली मिल जाता है। जो गुजराती लोगों के लिए मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ, गुजरात, पंजाब के लोगों को बाहर जाने का बहुत शौक है। सैप फीको का आज अमेरिका में अगर फ्रेश हो तो 1 घंटे का $50 देते हैं, और अगर आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है सैप फीको का, तो आपको $100 तक पैसा मिलता है 1 घंटे का। आई एम टॉकिंग विद एन आवर। अगर आप $50 रख लो, 10 घंटा काम किया, $500 हो गया। अगर 25 दिन काम किया तो कितना हो गया?
बहुत। मल्टी प्रोडक्ट 75 कर लो। ऑनलाइन काम भी होता है, अच्छा, अमेरिका जाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे यहाँ बैठे यहाँ भी। कंपनी है, दोषी अकाउंटिंग सर्विस हाँ, कंपनी हाँ, है यहाँ दोषी- पर। वो दोषी क्या करते accounting, हैं, वही काम करते हैं। हाँ, हाँ। यहाँ पर हायर करके रखते हैं, पैसे वो तो job वही work लेते हैं ना? जॉब वर्क लेते हैं। वैसे हम डायरेक्ट जॉब वर्क ले सकते हैं कंसल्टेंसी के रूप में। जी, जी। तो बहुत बड़ा फील्ड है ये। अच्छा, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ खर्चे की जरूरत नहीं। एमएस में तो हर साल 3,000, 3 साल का 10,000 रुपये में बीकॉम हो गए। जिसके पास पैसे कम है, जिसके पास गरीब है, पढ़ने के पैसे नहीं है और बच्चा होशियार है, 10,000 में बीकॉम हो गया, टैली सीख लिया, 5,000 के पगार पे रख लेने का, 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, जी। फीको सीख लिया, वही 15-20 लाख रुपया कमा लेगा, परिवार को कहीं से कहीं ले जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पैसे वाले हो तभी पढ़ सकते हो। बहुत एवेन्यूज है, रास्ता ढूंढना है। गूगल महाराज को पॉजिटिव वे में यूज करना है। आप बहुत गूगल महाराज को यूज करते हो, पॉजिटिव वे में यूज करते जी, हैं। जी। मैं बीकॉम के लिए दूसरा एक कॉमर्स में एक दूसरा फील्ड बता दूं। मैं कॉमर्स का जो बीबीए एमबीए में नहीं जाऊंगा, सब लोगों को मालूम है, जी, जी, तो मैं उसको छोड़ देता हूं। जी। मैं बताता हूं, बैंकिंग एंड फाइनेंस में होता है मास्टर, इंश्योरेंस में होता है, वेंचर फाइनेंस एंड म्यूचुअल फंड में होता है। आने वाले 20 साल वेंचर फाइनेंस के हैं। आज अमेरिका में वेंचर फाइनेंस में मैन पावर नहीं मिल रहा है। आज अपने इंडिया में भी वेंचर फाइनेंस नहीं मिल रहा है। और हमारे अपनी बहुत यूनिवर्सिटी को मैं 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नए कोर्सेज के साथ आइए। जी। मैं अपने एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप वेंचर फाइनेंस एंड म्यूचुअल फंड के कोर्सेज मास्टर डिग्री के शुरू करिए, जी। लैंड इकोनॉमिक्स के कोर्स शुरू करिए, इंश्योरेंस के कोर्स शुरू करिए। अभी 20 साल उनके आएंगे, आप उनके एडवांटेज लीजिए और बच्चों को सिखाइए। जी, जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अगर वो करना चाहती है तो भी वो कर सकती है। जी, जी। तो ये ऐसे कोर्सेज है कि जिसकी बहुत डिमांड है, जिसमें मैन पावर नहीं है। मेरे एक दोस्त के बेटे की मैं बात करता हूँ, वेंचर फाइनेंस सीखने के बाद जो करोड़ों रुपया कमाता है अमेरिका में, करोड़ में वेंचर फाइनेंस के बाद। जी, जी, तो वेंचर फाइनेंस की बात हुई। जी, जी। वैसे दूसरा एक मैं बताऊं, मैंने बीकॉम जैसे करके, टैली करके सैप फिको की बात की है। जी, जी। अगर आपका स्टैटिस्टिक्स पर बहुत बड़ा कंट्रोल है, बहुत अच्छा आता है, आप टेबुलेशन बहुत अच्छा कर लेते हो, तो बीएससी विद स्टैटिस्टिक्स करो या बीकॉम करो, क्योंकि बीकॉम में भी स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है अपने एमएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस जी, में। जी। तो कर लो। उसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स का एक सॉफ्टवेयर आता है, ओके। वो सीख लो, वो भी 100 घंटे का है। जी। ऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर है, उसका लाइसेंस एग्जाम दे करके लाइसेंस लेना है कि आप लाइसेंस बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ। 20 से 25 लाख से कम में जॉब नहीं मिलेगी साल की। जस्ट बीकॉम और बीएससी विद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक। दैट्स ऑल, एंड बिजनेस एनालिस्ट। मेरे पास 2-4 स्टूडेंट ऐसे जो मेरे से एडवाइस करके गए थे और आज करोड़ रुपीस कमा रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद बिजनेस एनालिस्ट में। तो एक ऐसे जरा हटके कोर्सेज है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 5-6-7 साल में आप 20 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे। ज्यादा लंबा नहीं है। जी, जी। मैनेजमेंट की बात करें, एमबीए बीबीए को टच नहीं करूंगा, मैंने बोला है पहले, सब लोगों को मालूम है। लेकिन मैनेजमेंट में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत कम लोगों को मालूम होगा। हेल्थ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री होता है, एमबीए होता है। ओके। हम लोगों को तो मालूम है एमबीए मार्केटिंग, एमबीए एचआर, एमबीए फाइनेंस, ये इतना 2-4-5 लाइन मालूम है। जी, जी। एमबीए विथ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एमबीए विथ टूरिज्म, या तो मास्टर डिग्री विथ टूरिज्म, जी। या तो फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, या तो फिर हैबिटेट मैनेजमेंट, बहुत कम लोगों को मालूम है। सेप्ट यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद में चलता है हैबिटेट मैनेजमेंट। हैबिटेट मैनेजमेंट ऐसा है कि अभी हम स्मार्ट सिटीज की ओर बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन भारत का बहुत स्पीडी हो रहा है। जी। आगे जाकर के हमें हैबिटेट मैनेजर्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। आज बहुत कम है हैबिटेट मैनेजर। जी। हैबिटेट मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ओके। बहुत जरूरत पड़ेगी। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, हम देखा हम ये पेंडेमिक से पसार हो रहे हैं, पब्लिक हेल्थ की क्या सिचुएशन देख रहे हैं, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। मैं अपनी लोकल यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सब कोर्सेज को आप लेकर के आइए और बड़ौदा के और गुजरात के स्टूडेंट्स को उससे लाभान्वित करिए। तो ये सब कोर्सेज ऐसे है कि जिसकी अगले 10, 20, 25 साल में बहुत डिमांड होगी। तो आज से अगर उसमें हम कर लिया, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है या पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट है या अर्बन प्लानिंग है या हैबिटेट मैनेजमेंट है, बहुत रुपया है उस लाइन में। जी। क्योंकि मैन पावर नहीं है। जहां पर ये डिमांड सप्लाई का खेल है। जहां पर डिमांड कम होती है, सप्लाई कम होता है और डिमांड ज्यादा है, तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इसी बात। और आने वाले सालों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जी। अब मैं साइंस की बात बताऊं, कई पेरेंट्स ये बोलते हैं मेरे बच्चे का 70% आ गया, 60% आ गया, अब क्या करूं? जी।
फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे, वो पेरेंट्स अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर डाल देते हैं। जी जी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 50-55% आया ना, बीएससी विद जियोग्राफी कर लो। ओके। बीएससी विथ जियोग्राफी कर लो, मास्टर करो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, जीआईएस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ओके। बराबर है। जीआईएस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तो एमएस में नहीं होता है मास्टर, लेकिन अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में होता है और सैप्ट में होता है। जी। बीएससी विद जियोग्राफी, लोग बोलेंगे क्या बीएससी जियोग्राफी करके क्या करेंगे? ये क्या बोल रहे हैं, उठ पटांग बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। बीएससी विद ज्योग्राफी करना है, मास्टर का 2 एवेन्यू है। एक एवेन्यू कार्टोलॉजी है, एक एवेन्यू जीआईएस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। जी। आज आप जीपीएस सिस्टम कार में यूज करते हैं, सबको मालूम है, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, दिस। अपने पास अपना खुद का हम ये सॉफ्टवेयर नहीं बना पा रहे हैं भारत। उसका रीजन है अपने पास स्किल्ड कार्टोग्राफर नहीं है। जिस दिन कार्टोग्राफर निकलता है ना, उसको उसी दिन जॉब मिल जाती है। ओके। बीएससी विद ज्योग्राफी करना है, मास्टर कार्टोग्राफी में करना है। जी। बीएससी विद ज्योग्राफी करके मास्टर सैटेलाइट जीआईएस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में करना है। मैं एक एग्जांपल बताऊं। जी। बीएससी विद ज्योग्राफी किया, विश्वामित्री में फ्लड आया, उसी दिन का उसने सैटेलाइट इमेजरी ले लिया, सैटेलाइट इमेजरी प्रोसेस किया, क्योंकि उसने मास्टर किया है उसमें जीआईएस में। जी। सैटेलाइट इमेज प्रोसेस किया, उसने 2019 का फ्लड आया था, उसकी सैटेलाइट इमेजरी निकाली, 2015 में आया था उसकी निकाली, 2006 में आया था उसकी निकाली, 1970 में उसकी निकाली। क्लबिंग करके देखते कि फ्लड आने का रीजन क्या है। जी। बहुत बड़ा काम हो सकता है और उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। जी। प्राइस वाटर कूपर जैसी कंपनी में अगर आपको जॉब मिल जाए तो आप 10-12 लाख रुपए आराम से कमा लेंगे। आगे जाइए, बीएससी ज्योग्राफी बोला, बीएससी जियोलॉजी, सेम पैटर्न, जियोलॉजी करके जीआईएस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी करना है। तो अभी मैं बताऊं तो गुजरात गवर्नमेंट ने, माइंस डिपार्टमेंट ने, अब जो ऑक्शन होती है ना माइंस की, वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से करते हैं। कि उसमें से जमीन में से सपोज की मार्बल की माइन है, तो उनमें से कितना मार्बल है, कितने साल तक, हर साल कितना मार्बल निकल सकता है, वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डिसाइड करके देती है। जी। तो आप जियोलॉजी कर करके जीआईएस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इतनी बढ़िया कंसल्टेंसी कर सकते हैं आप। अगर आप में ताकत है, अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं, तो आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस करके लैक्स ऑफ रुपीस कमा सकते हैं जियो टेस्टिंग के लिए। जियो टेस्टिंग और जियो जो उसमें से उसके 2 या 3 टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट वसा लेना है प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए। जी। तो ऐसे जरा हटके कोर्सेज की मैं बात करता हूँ। कितना इजी है, बीएससी जियोलॉजी करो, बीएससी ज्योग्राफी करो, 50-60% साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। जी। बीएससी बोटनी एंड बीएससी जूलॉजी, जी, उसमें भी 50-60% में एडमिशन मिल जाता है। करना है एमएससी भी करना है बोटनी और जूलॉजी में। फिर इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में अगर बीएससी बोटनी और जूलॉजी किया, एडमिशन मिल गया, तो मास्टर करना है इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में और जाकर के आईएफएस की एग्जाम देनी है। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस की बात नहीं करना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जी। बहुत एवेन्यू खुले हैं। तो कम परसेंटेज आने से घबराने की जरूरत नहीं है। खाली डॉक्टर मेडिकल नहीं है, उनके अलावा साइंस में भी बहुत लाइन है, बहुत ज्यादा। बीएससी फिजिक्स करो, एमएससी एटॉमिक पावर एंड एनर्जी में करो। अभी 42 एटॉमिक पावर प्लांट लग रहे हैं। हाँ। और ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि क्लीन एनर्जी का जमाना आ गया। वो अब ज्यादा बहुत सारे स्कोप बढ़ेंगे, बहुत सारे स्कोप बढ़ेंगे। और एटॉमिक एनर्जी में मैन पावर नहीं है। आज की डेट में भी हम जापान और कोरिया से ला करके तो अपना एटॉमिक पावर का प्लान काम चल रहा है, अपने पास नहीं है। दूसरा एक एवेन्यू है एस्ट्रोनॉमी, बीए विथ फिजिक्स करके एमए एस्ट्रोनॉमी में करना है। एस्ट्रोनॉमी मतलब नासा में भी जा सकते हो, इसरो में भी जा सकते हो। इतना बड़ा स्कोप है खाली बीए फिजिक्स करके एमए एस्ट्रोनॉमी करने से। जी। आप सीधा नासा इसरो तक पहुंच जाएंगे। तो आपको जरा हटके काम करना है। जी। वही रूटीन वे में नहीं सोचना है। रूटीन वे में नहीं सोचना है, बिल्कुल। वैसे मैं बताऊं तो जिसका मैथमेटिक्स पावरफुल है और परसेंटेज थोड़ा कम आया, तो बीएससी विथ मैथमेटिक्स कर लो। और मैं तो बोल रहा हूँ एमएससी अप्लाइड मैथ्स में करो। अब हर एक जगह अप्लाइड आया है, बिल्कुल। अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड इंफॉर्मेटिक्स, अप्लाइड बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायो इंफॉर्मेटिक्स। जी। तो मास्टर डिग्री उसमें कर लो। तीसरा एक बताता हूँ जिसको गुजराती पेरेंट्स उससे सम्मत नहीं होंगे। हम यहाँ नर्सिंग मतलब हमने तो नर्स जो दवाखाना में हॉस्पिटल देखी, बस उसी को देखा, हम उसकी देखते हैं। एक्चुअली 4 साल का नर्सिंग है, उसके बाद 2 साल का मास्टर नर्सिंग है,
वो मास्टर नर्सिंग में पीडियाट्रिक नर्स होता है, न्यूरोलॉजी का नर्स होता है, सर्जरी का नर्स इसमें भी होता है, स्पेशलाइजेशन, जनरल फिजिशियन नर्स होता है, उसमें स्पेशलाइजेशन करना है जी। और वो स्पेशलाइजेशन करने के बाद CGFNA का सर्टिफिकेट लेना है। ओके। इंटरनेशनल एग्जाम होती है, जी। 5% रिजल्ट आता है, 5। ओके। लेकिन अगर आपके एक बार CGFNA नर्सिंग बन गए तो दुनिया का कोई कंट्री आपके लिए बाकी नहीं रहेगा। वही जो चाहो आप उंगली रखो मैप पे, उस कंट्री में आप जा करके जॉब कर सकेंगे। इतना डिमांड है CGFNA नर्सिस का। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, अमेरिका में आज की डेट में 2 लाख CGFNA नर्सिस की शॉर्टेज है। जी। जैसे आपने CGFNA सर्टिफाइड कर लिया ना, अगर आपने मास्टर किया है पीडियाट्रिक नर्सिंग या न्यूरोलॉजी नर्सिंग और ऐसे कोई एक्सपर्टाइज नर्सिंग में, जी। आप स्काई इज द लिमिट। $1.5 से $2 लाख का पैकेज ईयरली से शुरू होगा। मल्टीप्लाई बाय 75 करो तब मालूम पड़ेगा कि 1.5 से 2 करोड़ से जॉब शुरू होगी। क्या बात। और साथ में वहां पर अमेरिका यूरोप में सिस्टम है टिप देने की, जी। वो अलग। ये मैं ऑफिशियल सैलरी की बात करता हूँ। तो CGFNA एग्जाम देकर के नर्सिंग अगर 6 साल का करना है तो आप शायद कल्पना नहीं कर पाओगे इतना रुपया है उसमें। अब मैं आता हूं पैरामेडिकल। जी। अपने लोगों को डॉक्टर बनने की बहुत ख्वाहिश होती है, तो मैं पेरेंट्स को वो भी बता दूं कि ऑप्टोमेट्री है, मतलब इतने सारे से मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री है, मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है, रेस्पिरेटरी थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी है, रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, एंड रीजनरेटिव मेडिसिन है। ओके। ये सब पैरामेडिकल एरिया है। आपको मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिला, गो फॉर पैरामेडिकल फोर्सेस। मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, ऐसा पूछेंगे दर्शक। ऑप्टोमेट्री क्या है, फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑप्टोमेट्री है तो आई स्पेशलिस्ट जो होता है, आई की सर्जरी करता है, कैटरेक्ट की सर्जरी करता है, रेटिना की सर्जरी करता है, तो ऑप्टोमेट्री उसका हेल्प करेगा। और आने वाले समय में अगले नेक्स्ट 5 या 7 साल के बाद ऑप्टोमेट्री को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत भी मिलने वाली है। नई एजुकेशन पॉलिसी में वो इंक्लूड है। तो ये सब पैरामेडिकल में प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकेगा। सपोज किसी ने मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में मास्टर किया, BSc एंड MSc करके 5 साल का कोर्स कर दिया, अपना खुद का CT स्कैन मशीन लेकर के या एक्सरे यूनिट लेकर के वो लैब चला सकेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि उनके साथ रेडियोलॉजी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट वो करेगा। लेकिन ये डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपना खुद का लैब चलाया। वही बात होगी ऑप्टोमेट्री में। नंबर निकाल सकेंगे आराम से, रेटिना चेक कर सकेंगे, छोटी मोटी दवाई भी दे सकेंगे, ये इतना काम कर सकेंगे। तो ये रेस्पिरेटरी है, वैसे जो नेबुलाइजर है, जो ऑक्सीजन देना है, मास्क, वो सब काम वो कर सकेंगे। जैसे रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी है तो डायलिसिस का काम वो कर सकेंगे। डायलिसिस का यूनिट रख करके, डॉक्टर को एक एडवाइजर के रूप में रख करके उनके अंडर में काम करके वो अपना खुद का डायलिसिस यूनिट सर्व कर सकेंगे। तो ये सब पैरामेडिकल कोर्सेज है, बहुत अच्छे कोर्सेज है। तो अपनी साइंस में डिग्री लेने के बाद में ये हो सकेंगे। 12th के बाद इमीडिएटली हो सकेंगे। अबाउट 12 के बाद। ओके। उसमें बैचलर और मास्टर दोनों है, और अच्छी जगह से कर रहा है। ओके। गुजरात में शायद 1-2 जगह पे चलता है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, जैसे मैंने पहले बताया है। अच्छी जगह पे करो, ये जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छी जगह पे करना, और वैल्यू एडेड कोर्सेज के साथ करना, और सिंसियरिटी के साथ करना, तो बहुत अच्छा है उसमें। तो वैसे इंजीनियरिंग की बात करते हैं, टच नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि सबको मालूम है, लेकिन मैं जरा हटके कोर्सेज की बात करूंगा। इंजीनियरिंग में भी जरा हटके कोर्सेज। ओके। फॉर एन एग्जांपल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके। मेडिकल इंजीनियरिंग। हम CT स्कैन मशीन तो ले लेंगे, एक्सरे यूनिट ले लेंगे, हम ऑक्सीजन प्लांट लगा लेंगे, हम नेबुलाइजर लेंगे, सोनोग्राफी का यूनिट लेके आएंगे, MRI का यूनिट लेके आएंगे, उसको रिपेयर तो करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? वो मेडिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले करेंगे। ओके। तो उसकी भी ब्रांचेस है। मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक का कॉम्बिनेशन है। मैकेट्रॉनिक्स बहुत अच्छा कोर्स है, और आने वाले 20 साल में उसको बहुत बड़ा काम होगा। वेपन टेक्नोलॉजी, अच्छा, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सबमरीन टेक्नोलॉजी, ये मैं 3 ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले 20 साल में भारत विश्व का सबसे बड़ा डिफेंस वेपन बनाने वाला देश बनने वाला है। जो आज अमेरिका और रशिया है, वो काम भारत करेगा। तो अगर आपने वेपन टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और सबमरीन टेक्नोलॉजी अगर आपने किया, अगर मरीन इंजीनियरिंग में किया, तो आपके लिए अगले 20 साल आपके हैं।
इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। जी, अब उनका भी अभी तो जमाना आने उसी वाला का है, ही जमाना उसी का है। जमाना आने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल, क्योंकि डेयरी- हमें पानी हाँ, बचाने की बहुत बचे ज्यादा बचे। जरूरत है और हमारे वहाँ बारिश खूब होती है, तो उसी का पानी हमें बचाना है। और इरिगेशन में और अपने एमएस यूनिवर्सिटी में वाटर मैनेजमेंट का कोर्सेज चलता है, बोलने ही समलाया वाली के थी पास। सर कि कहाँ कहाँ होते हैं। समलाया के पास जी। यूनिवर्सिटी का खुद का सेंटर है वाटर ओके, मैनेजमेंट के लिए। ओके ओके। तो ये इरिगेशन, फिर ऐसे डेयरी टेक्नोलॉजी है, जी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है। जी। तो ये सब इंजीनियरिंग में सब जरा हट के कोर्सेज करने हैं। जी तो इतनी बातें तो हो गई। फिर मैं दूसरी एक और बात करता हूँ। जी जी किसी को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, कई ऐसे बच्चे हैं जिसका इंटरेस्ट ही अलग हो, जी जी, क्यों ना म्यूजिक जिनको किया जाए, कॉलेज में नहीं जाना है, परफॉर्मिंग आर्ट्स करें। हाँ, थियरी पे नहीं जाना है, थियरी पे नहीं जाना, प्रैक्टिकल आप वाला। नहीं मानोगे 4 साल का फोटोग्राफी का कोर्स भारत में 3 या 4 यूनिवर्सिटी चला रही है। जी 4 साल का फोटोग्राफी, शायद अपने खान साहब को बहुत इंटरेस्ट होगा उसमें। फोटोग्राफी का कोर्स चलता है 4 साल का, और उसमें मास्टर होता है 2 साल, 6 साल का कोर्स। जी उसमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी सिखाई जाती है, नेचर फोटोग्राफी सिखाई जाती है, आर्टिस्टिक फोटोग्राफी, आर्ट फोटोग्राफी सिखाई जाती है, बहुत प्रकार की फोटोग्राफी, उसमें सॉफ्टवेयर और सब सिखाया जाता है उसमें 5 जी साल में। जी वैसे मेकअप आर्टिस्ट, जी आप टीवी में एंकर को देखते, सबको देखते, कभी उसको पिंपल देखा आपने? वो मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। तो मेकअप आर्टिस्ट भी एक बहुत बड़ा फील्ड है और आने वाले जी। समय में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। जी जी साउंड इंजीनियरिंग, जी, हम इंजीनियरिंग की बहुत बात किया, हाँ, साउंड इंजीनियरिंग। हाँ, हाँ। मैं एक बात बताऊं, AR रहमान बहुत बड़ा वो है, म्यूजिशियन है, जी। उसने खुद की एक इंस्टीट्यूट चेन्नई में शुरू किया है। वहां पर साउंड इंजीनियरिंग कोर्स इतना बढ़िया चल रहा है। साउंड इंजीनियरिंग कुछ नहीं करना है, जाकर के साउंड इंजीनियरिंग सीख लो अपना खुद का। फिर मैंने और बताया उसके लिए यहाँ मैं बताऊंगी कि साउंड इंजीनियर को ज़्यादा, अब जैसे हम ये चैनल में आप देख रहे हैं, सब चैनल ऐसे इंजीनियर को हायर करती है। जो प्राइवेट FM है उसमें भी ऐसे ही इंजीनियर को परमानेंटली हायर किया जाता है। जैसे मैं जितने भी FM में मैं गई हूँ वहां देखा है, जरा तो हट के लाइन बता रहा हूं। हाँ, तो उसमें भी स्कोप है। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स चल रहे हैं तो चल रहे हैं, उसके लिए भी लोग एक बात बताओ, जिसमें स्कोप है वही बात मैं बताऊंगा। जी, बिल्कुल। अगले 20 साल तक जिसमें स्कोप लंबा है वही बात मैं बताऊंगा। जी फिर एनिमेटर एंड स्पेशल इफेक्ट वाले आर्टिस्ट, बहुत बड़ा रोल है। जी सिनेमेटोग्राफी एंड डायरेक्शन, जी बहुत बहुत अच्छा कोर्स है सिनेमेटोग्राफी एंड डायरेक्शन। पुणे में चलता है, हैदराबाद में चलता है, सिम्बायोसिस में चलता है, बहुत अच्छे कोर्सेज चलते हैं। जी जी वैसे तो वो अपनी जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है वो तो सबसे बेस्ट है ही, बिल्कुल। लेकिन साथ साथ हैदराबाद में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा कोर्स चलता है सिनेमेटोग्राफी एंड डायरेक्शन में। जी एक और ऑप्शन बताता हूँ, अपने यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, जी उसमें भी बहुत कोर्स चलता है। अपने MS यूनिवर्सिटी में संस्कृत महाविद्यालय है, जी उसमें आचार्य है, शास्त्री से ज्योतिष का भी बहुत बड़ा चलन है। जी जी प्रोफेशनल ज्योतिष आप बन सकते हो, प्रोफेशनल वास्तुशास्त्री आप बन सकते हो। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज है। और कर्मकांड करने वाले मैन पावर नहीं मिल रहे। अमेरिका में मंदिरों चलाने में मुश्किल है, वहां कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं मिल रहे। आप कर्मकांड का कोर्स सीख लो, टेम्पल मैनेजमेंट का कोर्स सीख लो, तो अलग अलग है। हाँ। स्वामीनारायण वेदांत का कोर्स सीख लो, मतलब स्वामीनारायण मंदिर में कैसे कर, वल्लभ वेदांत सीख लो, तो वल्लभ तो पुष्टि मार्ग वैष्णव के वहां पर ऐसे अलग अलग कोर्स चलते हैं ऑलरेडी। जी जी, तो आप वो ये सारे हमारे संस्कृत महाविद्यालय यहाँ में भी चलते हैं और सोमनाथ यूनिवर्सिटी में भी चलते हैं। ओके, तो ये सब कोर्सेज करो, दुनिया आपकी मुट्ठी में है और दुनिया आप मुट्ठी में कर पाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है दुनिया मुट्ठी में करने की। जरा हट के सोचो, जरा हट के करो और जरा हट के बनो। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही उम्दा बातें बताई हैं और इतने ज़्यादा कोर्सेज के बारे में, और उस कोर्स में इतने सारे ब्रांचेस हैं और उसके आने वाले 10-20 साल में कितने बड़े बड़े स्कोप हैं। ये सारी बातें हमने आपको इसीलिए बताई है कि आज भी कई ऐसे अभिभावक होंगे जो बहुत कंफ्यूज होंगे और सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे की ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है, तो अब हम क्या करें। तो ये उसके लिए इतना बड़ा ख़जाना आज जय सर ने हमारे सामने खोला है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और ये चर्चा आपने देखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बातें जो हैं वो आज इस मंच पर जब जहाँ हुई है, स्टूडियो में जहाँ हुई है, ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुंचनी चाहिए और इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए और उसके बाद में अपने बच्चे के करियर के बारे में फ़ैसला लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस ऐसी चर्चाओं के लिए और ख़बरों के लिए आप हमारे साथ में जुड़ते रहे। VNM TV देखते रहे। VNM TV अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी है, इसीलिए आप लगातार हमारे साथ में बने रहें। नमस्कार।